अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, फिक्सल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन रिजर्व, फूड इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ जैसे अल्फाज का गोरख धंधा ना मुल्क के रेड़ीबान को मालूम है, ना दिहाड़ीदार मजदूर को पता है, ना कपड़े सीने वाली बेवा जानती है और ना ही यतीम बच्चे जो वर्कशॉप पर काम करते हैं। ये IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या क्या करता है और आलमी इक्तिसादी इदारे क्या बलाएं हैं, मुल्क के 9 करोड़ से जायद अवाम को इससे वास्ता नहीं। 18,877 अरब रुपए के माली बजट में 12,970 अरब रुपए टैक्स महसूलात का जो हदफ रखा गया है, इसका बड़ा हिस्सा तनख्वाहदार गरीब तबके से वसूल करना है, जो इक्तिसादी इशारे के मुताबिक मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है और उसे नाम नेहाद मिडिल क्लास का टैग लगाया जाता है। मौजूदा बजट में दूध से लेकर कॉस्मेटिक तक, गैस, पेट्रोल, बिजली से लेकर आटा, घी, चीनी तक आमदनी और अखराजात एक एक चीज पर टैक्स आयद किया गया है और सैकड़ों टैक्स वाली चीजों में से अगर सिर्फ बिजली की ही बात कर ली जाए तो बिजली पर लगने वाले टैक्सेस ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। बिजली सारिफीन के लिए हुकूमत ने पहले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन मुतारिफ करा के छुरी फेरी और उसके बाद मुख्तलिफ स्लैब्स मुतारिफ करा के फिक्स्ड टैक्स और दर्जा बंदी टैक्स के जरिए यूनिट की कीमतें बढ़ा कर आवाम का खून चूसा है। हमारे हमसाया मुल्क भारत में बिजली की फी यूनिट कीमत तकरीबन 6.5 रुपए है। बांग्लादेश में फी यूनिट 17 रुपए और अफगानिस्तान में बिजली का फी यूनिट सिर्फ 4 रुपए का है। मगर हमारे यहाँ घरेलू सारिफीन के लिए बिजली के एक यूनिट की कीमत 65 रुपए है और अगर हम फिक्स टैक्स की बात करें तो 301 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन 200 रुपए, 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन 400 रुपए, 501 से 600 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले पर 600 रुपए, 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले पर माहाना 800 रुपए और 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वाले पर माहाना 1000 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करने होंगे। जबकि आपको बिजली की कीमत के अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, मीटर का किराया, सर्विस रेंट, FC सरचार्ज, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और एक्स्ट्रा टैक्स के साथ साथ फर्दर टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फर्दर टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इनकम टैक्स भी अदा करना पड़ता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि बिजली के बिल पर इनकम टैक्स के साथ साथ आपको जर्नल सेल्स टैक्स और टीवी की फीस भी अदा करना पड़ती है। एक तरफ भारी भरकम बिल हैं और दूसरी जानिब लोड शेडिंग ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। अवाम को देखें तो उन पर बिजली गई है। बिजली के सताए अवाम हुकूमत से क्या कहते हैं, जरा आप भी देखें और हम भी देखते हैं। पानी नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रहा है, क्या करें हम, कहाँ जाए। तनख्वाह लोगों की 25-25, 30-30 हज़ार रुपये बिल, 15-15, 40-40 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। कितनी दफ़ा धरना दे चुके हैं, कितनी दफ़ा रोड ब्लॉक कर चुके हैं, लेकिन इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। 24 घंटे में 12 घंटे बिजली आती है और 12 घंटे नहीं आती। 1 घंटा बिजली होती है और 1 घंटा बिजली नहीं होती। 200 यूनिट के 12,000-13,000 रुपये ये बिल आ रहे हैं। बिजली आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं और जो बिल आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि यानी हमारी सैलरी से भी ओवर होके आ रहे हैं। इतना बिल आया कि लोगों ने अपने घर का सामान बेचकर बिल जमा कराया है। बिजली के बिल जो है ना वो टैक्स लग के इतने आ रहे हैं कि बंदा वैसे परेशान हो गया और लोड शेडिंग तो इतनी है, 1-1 घंटे बाद आती है फिर चली जाती है बिजली। तो यानी कि बंदा 42 साल क्या करे, वो लोग घर से खर्चे खराजात पूरे नहीं होते। अब क्या करें फिर, अब मर जाएं और क्या करें। मेरा बिजली का बिल इस मरतबा 43,000 आया, रुल गया हूँ मैं, क्या करूँ, किसको कहूँ। जुल्म की इंतहा ये है कि हम बिजली के बिल तो देते हैं, साथ में सफ़ेद हाथियों की तरह पाली गई हुकूमत की 40 से जायद IPPs कंपनीज को भी अरबों रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा करते हैं और अगर वक्त पर कैपेसिटी चार्जेस ना अदा किए जाएं तो फिर इजाफी लिक्विडिटी चार्जेस भी अदा करना पड़ते हैं। यानी ये लाडली IPPs बिजली पैदा करें या ना करें, इन्हें सालाना अरबों रुपए अदा करने के हम पाबंद हैं। यही वजह है कि अब आवाम बिजली के बिल और लोड शेडिंग दोनों से तंग है। अवाम का गिला ये भी है कि मौजूदा हुकूमत में बैठे लोग इलेक्शन कैंपेन के वक्त वादे करते थे कि आवाम को मुफ्त बिजली मिलेगी, नहीं तो 100 और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन का बिल तो पंजाब हुकूमत ही अदा कर देगी।
यकीन नहीं आता तो खुद सुन लें कि इक़्तिदार की भूल भुलैयों में बैठे लोग अवाम से क्या वादे कर रहे हैं। जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। मुफ्त बिजली देने जा रहे हैं। सूबे में 100 यूनिट्स के घरेलू सार्फिन को पंजाब हुकूमत जो है उनका खर्चा उठाएगी। जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं कागज दिखाया जाएगा, उस पर लिखा होगा कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि आपका बिजली का बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो गए। आपके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना। घरेलू सार्फिन एक जानिब लोड शेडिंग का मुकाबला कर रहे हैं तो दूसरी जानिब बिजली के बिल अदा करने के लिए घर का कीमती सामान फरोख्त करने पर भी मजबूर हैं, जबकि मुल्क की इंडस्ट्री भी बिजली पर लगने वाले टैक्सेस की ताब न लाते हुए दम तोड़ने पर आ चुकी है। बिजली पर लगने वाले भारी भरकम टैक्सेस और हुकूमत की जानिब से टैक्स दर टैक्स के इकदामात ने कराची के बड़े टेक्सटाइल यूनिट को बंद होने पर मजबूर कर दिया है। मारूफ जरीदे बिजनेस रिकॉर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 2024 को जारी एक हैंडआउट में कराची की एक मारूफ टेक्सटाइल मिल ने अपने कारकुनान को मतला किया है कि वो कहीं और मुलाजमत तलाश करें क्योंकि कंपनी को भारी नुक्स का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी हैंडआउट में ये भी कहा गया है कि 31 जुलाई तक आपका आखिरी दिन होगा और आपके तमाम तर वाजिबात 10 अगस्त तक अदा कर दिए जाएंगे। ये सिर्फ कराची की ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हाल नहीं है, बल्कि फैसलाबाद और लाहौर के कई पैदावारी यूनिट्स बिजली के बिल अदा करने के लिए परेशान हैं और कारोबार में तंगी का सामना कर रहे हैं। अब अगर पैदावारी यूनिट्स इस तरह बंद होना शुरू हो गए तो एक्सपोर्ट्स मुतासर होना शुरू हो जाएंगी, जबकि मुल्क में पहले ही सरमायाकारी बहुत कम पैमाने पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क के ज़रिए मुबादला के ज़खायर कम होना शुरू हो गए हैं और डॉलर नायाब होने की वजह से पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू भी कम होना शुरू हो गई है। नाज़रीन, एक जानिब हुकूमत रोना रोती है कि मुल्की ख़जाना खाली है, अवाम टैक्स नहीं देते, पाकिस्तान के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, लिहाजा IMF से कर्ज लेना पड़ेगा और फिर IMF की बात मानकर पेंशन बंद करने का सोचना होगा, खसारे का शिकार इदारे हैं उनको फ़रोख्त करना होगा और कई महकमों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना होगा। मगर मुआशी तबाही और कर्ज़ों के जाल के बावजूद हुकूमत अपने अखराजात कम करने को तैयार बिल्कुल नहीं। तरक्याती फंड्स के नाम पर MPAs और MNAs को नवाजा जाता है। वज़ीर, मुशीर, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत समेत ब्यूरोक्रेसी की अफसरशाही के घरों की तज़ीनो आराइश पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं। उनके प्रोटोकॉल के नाम पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों और सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और वुज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज भी पाली जाती है। आप अंदाज़ा करें कि एक गरीब मुल्क जिसके पास अपने अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं, उसके वफाकी वुज़रा की तादाद 22 है, जबकि अभी अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को नून लीग बार बार दावत दे रही है कि प्लीज़ आप भी हमें ज्वाइन कर लें, कुछ वजारतें ले लें। मुल्क में नाज़रीन 17 ऐसी वजारतें हैं और महकमे मौजूद हैं कि जिनकी इस मुल्क और कौम को सिरे से ही कोई ज़रूरत नहीं है और उसके मुलाज़िमीन और दीगर अखराजात की मद में खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत में 36 वजारतें, 4 दर्जन डिवीज़न और 400 मुंसलिक इदारे हैं। हमने 18वीं तरमीम के बाद 17 वजारतें सूबों के हवाले कर दी थी, जिसके बाद उसूली तौर पर वफाक से 17 वजारतें और उनसे मुंसलिक इदारे और डिवीज़न ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक दिहाई गुजर जाने के बावजूद आज भी वो सब कुछ कायम है और उनके अखराजात खरबों रुपए में हैं और ये सारे अखराजात मुल्क के तनख्वाहदार और गरीब तबके की चमड़ी उधेड़ कर पूरे किए जा रहे हैं। और अगर कोई कमी रह जाती है तो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे से कर्ज लेकर रियासती असासा गिरवी रखवा कर अल्लो तलल्लो और अयाशियों को जारी रखने का मंसूबा पूरा किया जाता है। हम अवाम, हम हुकूमतों का खरबों रुपए का बोझ उठाते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं,
वुज़रा और उनके ख़ानदान के बैरून मुल्क इलाज के पैसे अदा करते हैं। उनके महलात को सरकारी रिहाइश गाहें करार देकर उनकी तज़ीनो आराइश कराते हैं। उन्हें जहाज़ और हेलीकॉप्टर फराहम करते हैं और सड़कों पर सफ़र करने के लिए उन्हें 70 गाड़ियाँ और गार्ड्स का हसार मुहैया करते हैं। मगर उसके बावजूद भी हुक्मरान गिला करते हैं कि आवाम टैक्स नहीं देते, जबकि हकीकत ये है कि 2010 से लेकर 2024 तक गुज़श्ता 14 बरसों में टैक्स कलेक्शन में 973% इजाफा हुआ। 2010 में हर पाकिस्तानी ख़ानदान 54,000 रुपये सालाना हुकूमत को देता था और अब ये ख़ानदान हर साल 4 लाख से ज़ायद हुकूमत को अदा कर रहा है। और इसके बावजूद हुकूमत की तस्कीन नहीं हो रही और हर आने वाली हुकूमत आवाम को मज़ीद टैक्स का बोझ लाती है और हमें कर्ज़ों की ज़ंजीरों में जकड़ जाती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि 65,000 अरब रुपये से ज़ायद कर्ज़े में जकड़ी आवाम पर मज़ीद कितना बोझ इस हुकूमत ने लादना है? क्या आवाम को रिलीफ देने का कोई फार्मूला ज़ेरे तकमील है या फिर नहीं? इस पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर चेयरमैन FBR सैयद मोहम्मद शबर जैदी साहब ने। बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि CPEC को कंसीडर किया जा रहा था कि शायद ये गेम चेंजर के तौर पे सामने आएगा और साबित होगा। आपको लगता है कि एक दिहाई जो है वो तकरीबन गुजार दिए हमने इस चक्कर में, ये वाकई गेम चेंजर साबित होने वाला है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मुझे फॉलो करती रही हैं तो मैं पाकिस्तान का उन चंद गिने चुने शायद वाहिद आदमी हूँ जिसने कभी CPEC की हिमायत नहीं की। I know that। और मैंने हमेशा ये कहा कि मुझे इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी समझ नहीं आ रही। और इसका जो पूरा हजम था वो पहले 49 बिलियन था और शायद वो बढ़ा के बाद में 62 बिलियन किया गया। बिल्कुल। इसके अंदर एक G2G था और एक B2B था। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ये आई थिंक सही याद है तो नहीं याद है तो ये शायद राहिल शरीफ साहब के जमाने में किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं पर्सनली, देखिए इस पे बड़े लोग इख्तलाफात हो सकते हैं, ये किसी लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए मुझे कभी भी गेम चेंजर नजर नहीं आया। अगर आप ये समझते हैं कि चाइना की इंडस्ट्री जो वो लोग उनके यहाँ महंगी हो गई है वो रीलोकेट होके पाकिस्तान में लग जाएगी उस रास्ते पर जिस रास्ते पर CPEC आ रहा है, तो ये उन लोगों की बिल्कुल खाम ख्याली है, वो पाकिस्तान को जानते ही नहीं। आप रशिया कई में बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। तो मेरा तो आपसे गुजारिश है कि ये जो लफ्ज होता है ना गेम चेंजर, इसको पाकिस्तान की से निकाल दें। ये सिर्फ एहसान इकबाल जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं कभी इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता और ना ये इस्तेमाल करने चाहिए। और ना इकोनॉमिक्स गेम है, इकोनॉमिक एक बड़ी कंसर्ट है, वो किसी गेम से चेंज नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बनानी पड़ती है। इकोनॉमिक्स जो होती है ना, ये स्ट्रेटजी से भी चेंज नहीं होती। इकोनॉमिक्स जो होती है वो रियलिटी से चेंज होती है। मैं कोई स्ट्रेटजी बनाकर बैठ जाऊं और कहूं जी मैंने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बना ली है, इससे इकोनॉमिक्स चेंज हो जाएगी, ये मैं बेवकूफ़ी वाली बात करता हूँ। तो ये बेकार की बातें। CPEC नहीं चल सकता, ग्वादर पोर्ट नहीं चलेगा, उसके फंडामेंटल इश्यूज हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता आपसे। अपना जो मुल्क चल रहा है वो तो चलाएं पहले, बाद में देखेंगे बाकी है। सही है, लेकिन ज़ाहिर है ये आपकी एक राय है, अगर आप गवर्नमेंट से उसकी राय लेते हैं तो मेरी हमें बिल्कुल, लेकिन तो हमें आवाम को प्रेजेंट ऐसे किया जाता है और ये बहुत एक अरसे से जैदी साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट प्रेजेंट ऐसे किया गया है कि पता नहीं चीन की हिमायत से हमारे मुल्क में कितनी सरमायाकारी आ जाएगी और मुल्क जो है वो हमारा कितना चेंज हो जाएगा। अगर अवाम बेवकूफ है तो मेरा तो कसूर कोई नहीं है ना। अवाम मजबूर होते हैं, अवाम मजबूर होते हैं। नहीं, मजबूर नहीं होते, बेवकूफ होते हैं ना।
आप मुझे बताएं कि B2B प्रोजेक्ट में एक भी प्रोजेक्ट आया, आप IPPA के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या रेलवे के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी है, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये तो लोन है। जब आप IPP लगाते हो तो अगर आप सॉवरेन गारंटी देते हो तो ये तो लोन होता है ना, ये कौन सी बातें हैं? अच्छा प्लीज एक और बात, मेरी बात याद रखें। देखिए मिलिट्री के मैटर पे और मिलिट्री की चीजों में चाइना हमारा दोस्त हो सकता है, ठीक है? मैं बहुत अजीबोगरीब बात करने जा रहा हूँ। मिलिट्री के मैटर पर चाइना हमारा दोस्त हो सकता है, मगर माशी मैटर पर चाइना किस तरह हमारा दोस्त है ये जरा मुझे समझा दें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन जरी साहब मुझे ये बताएं, ठीक है आपकी बात, सॉरी यू कटिंग ऑफ, जस्ट एक्सप्लेन मी दिस कि आप सिचुएशन ये है कि अवाम टैक्स भी दे रहे हैं, बजट आपके सामने है, और हम सबसे ज़्यादा जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, बिजली का हाल आपके सामने है, आप इस पर बहुत ज़्यादा बात भी कर चुके हैं। और हमें फिर ये भी बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से और SIFC के थ्रू हम लोग पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा कर देंगे, बैरूनी सरमायाकारी आएगी वगैरह वगैरह, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता अमलन। ये क्या फ्लॉज हैं, क्यों नहीं होता? ये जो आवाम के गले में इन्होंने टैक्स का बोझ डाल दिया है और बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, इसका कोई एंड है? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें पतली गर्दन सिर्फ शब्बर जदी साहब की नजर आती है जो इसका जवाब दे, और फिर वो तुम मुझे भी इस मुल्क में रहना है, मेरे भी बच्चे हैं, तुम मेरे से क्या कहलवाना चाह रही? नहीं सर, मैं तो आप हक सच में खड़े हैं सर, बात कर ले। नहीं ना, मैं ही पूछ रहा हूँ तुम मुझसे क्या कहलवाना चाह रही हो? सर मैं तो मैं भी जानता हूँ। सर जब मुझे पता है कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ बीच के रास्ते में बता दें कि हल इसका क्या है, ढके चुपे अल्फाज में बता दें सर, हल क्या है? नहीं, मैं वो मेरी बात सुनो, हल तो बड़ा सिंपल सा है कि ये दुकान नहीं चल रही, ये कंपनी नहीं चल रही, आपके बाजार में, आप एक बाजार में दुकान खोल के बैठे हो, सारी दुनिया एप्पल और स्मार्टफोन बेच रही है, आप नोकिया बेच रहे हो, उस दुकान में खड़े हो, तो कौन आके नोकिया खरीदेगा आपका? That's true. इस दुकान को, शेल्फ को खाली करो और बराबर वाली दुकान में जहाँ एप्पल की उनके पास अच्छी सप्लाई है, उनसे एप्पल लेके कमीशन पे बेच दो, तुम्हारी दुकान नहीं चल सकती। एग्जैक्टली। तुम नोकिया बेचेगा, एक दो नोकिया कौन खरीदेगा? आज के ब्लैकबेरी नोकिया कौन खरीदेगा? बात समझ रही हो मैंने? बिल्कुल जाहिर है, आप बिल्कुल आपने बड़े भरपूर तरीके से इसे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप के देखने वालों को भी समझ आ गई है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन शहबाज जदी साहब, मैं आपसे एक बीइंग अ पाकिस्तानी बड़ा एक अवामी सवाल करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी दुकान नोकिया की है और तुम कह रही हो बड़ा वाला आके इन्वेस्टमेंट कर दे और तुम नोकिया ही बेचे जाओगे, तो वो कहेगा पागल हूँ मैं, नोकिया बेचने में क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ? आप तो प्रोडक्ट ही वो बेच रहे हो जो बिकती नहीं है। एग्जैक्टली आई अग्री। अच्छा, लेकिन शहबाज जदी साहब मुझे एक बात बताएं, अभी आपने ये जो देखा है, हुकूमत, वैसे तो हर हुकूमत हमारे यहाँ पे कहती है कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है, हम मईशत को खड़ा कर लेंगे, टैक्स हदफ भी आपके सामने है। रियलिस्टिक होके एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है, मुझे जवाब चाहिए इसका कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं हर चीज़ पे टैक्स पे कर रही हूँ, बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी शायद इतनी बसात भी ना हो किसी आम बंदे की, तो मैं बात सोच भी नहीं सकती। हुकूमत दावे बहुत कर रही है, कर कुछ नहीं पा रही है, ये मजबूर हैं वाक़तन IMF के हाथों, या इनकी अपनी भी कुछ कोताहियां हैं, इनके अपने खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए? नहीं, दो बातें हैं इसमें। देखिए, मैं अभी आपके प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक को देख रहा था कि नवाज शरीफ साहब मरी में बैठे हुए हैं और एक ब्रांडेड मफलर जो कि शायद बहुत ही महंगा डॉलर होगा, वो ब्रांडेड मफलर पहने बैठे हैं मरी में, और वो उस ब्रांडेड मफलर को तो मैं खरीदने का सोच भी नहीं सकता। और वो कह रहे हैं मफलर पहन के बैठे हुए कि जी पाकिस्तान में 2018 के बाद से तबाही आ गई, उससे पहले पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, 1992 से लेकर 2018 तक दूध की नहरें बह रही थी, और ये 18 से तबाही आई। उससे पहले पाकिस्तान में कोई गुर्बत नहीं थी, कोई बच्चा तालीम के बगैर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी और सब कुछ ठीक था।
तो पहले तो आप ये सारा रेटरिक बंद कराएं ना, पहली बात ये इस तरह की चीजें आप बंद कराएं, इसके खिलाफ बात करें। दूसरी बात, जो कमिंग बैक टू योर बेसिक क्वेश्चन, बात ये है कि जो बिजली का मामला हो चुका है पाकिस्तान में इस वक्त, मैं अब ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो एनर्जी की कॉस्ट है और जो एनर्जी की प्राइस है और जो गवर्नमेंट के हाथ से निकल गई है, आज ही मैं बयान पढ़ रहा था वज़ीर आज़म साहब का कि मैं सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुझे उन पर तरस आ रहा था। तो मैं अब ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि ये बेचारे, मैं बेचारा कहूँगा, ये बेचारे बहुत मासूम हैं और ये मतलब ये इनके गले में फंदा पहनाया गया है और ये सिर्फ मतलब ये फंदा इन्होंने पहन लिया है। हर रोज हर डे दुनिया एक दिन की बुनियाद पर ये अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को लूज कर रहे हैं और मतलब ये इनकी बदकिस्मती है कि ये उस टाइम पे मैंने, अगर आप मुझे फॉलो करती रही हैं तो मैंने एक टीवी प्रोग्राम में, कामरान खान के प्रोग्राम में कहा था कि जो भी आदमी 23 या 24 के बाद गवर्नमेंट बनाएगा वो पाकिस्तान का बदकिस्मत तरीन इंसान होगा। अगर आप मेरी देखिए फॉलो करें। हाँ, लेकिन तो इसमें मैं ऐड कर लूं, बनाएगा या बनवाई जाएगी शबर जदी साहब? नहीं, देखिए जी, बनवाई जाएगी। देखिए जो बनवाने वाले हैं ना, जिसको आप बनवाने वाला कहती है, आप ये भी नहीं समझे कि उनके हाथ में भी सब कुछ है। उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में क्या वो आगे सही कर लेंगे? देखिए ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। जिनको आप कह रही है जिन्होंने बनवाया है, तो वो क्या सही कर लेंगे आके? आज उनको ले आते हैं, चले छोड़े दफा करें, उनको ले आते हैं। नहीं सर, आई एम अ डेमोक्रेसी लवर। यार डेमोक्रेसी की बात छोड़ें, डेमोक्रेसी की भाड़ में मैं कहता हूँ सपोज करें, एजम्पशन पे कर ले कि वो आ जाते हैं, तो क्या ये सही हो जाएगा? सवाल तो ये है ना मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है कि आपको अगर शहबाज साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा, एक लेनी है ब्रेक से, फिर वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही आपने करनी है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम से तो वादे बड़े किए जाते हैं इलेक्शनों से पहले कि बिजली भी मुफ्त देंगे, 200-300 यूनिट जो हैं वो फ्री बिजली होगी, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन जब इक़्तिदार में आ जाते हैं लोग तो फिर कोई वो काम नहीं होता जिसकी तवक्को अवाम रखते हैं। शबर जदी साहब, ये मौजूदा जो बजट के अंदर हदफ रखा गया है, आपने चेयर किया है ज़ाहिर FBR को, 13,000 अरब रुपए का। अब मुझे सर बताएं कि क्या ये रियलिस्टिक गोल है, और अगर ये है तो क्या ये सारा बोझ एक ही तबके पे शिफ्ट किया जाएगा? क्या हुकूमत इसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी? देखो, एक बात, हम एक बुनियादी गलती करते हैं। बजट टैक्स 13,000 है ना, मैं आपको कहे तो मैं इसको 18,000 कर देता हूँ। मैं सेल टैक्स का रेट को 20% तो ये 18,000 हो जाएगा। टैक्स में ये अमाउंट रेलिवेंट नहीं होती कि क्या बजट रखा गया है। रेलिवेंट ये होता है इकोनॉमिक्स में कि ये 13,000 किन से लिया जाएगा और इसका जो बोझ है वो किस पे पड़ेगा। पाकिस्तान में ये बदकिस्मती ये आ गई है कि वो आप लोग भी और मीडिया भी बजट पूरा हो गया, बजट इतना है, बजट उतना है, ये देखते हैं, ये नहीं देखते कि ये 13,000 रुपए किसकी जेब से जा रहे हैं और इसका तरीका वारदात क्या है। तो पहले तो ये फैसला करें कि ये टैक्स है या भत्ता है। तो इसका तो तरीका सिंपल ये है कि आप ये काम टैक्स ऑफिस को बंद करके थानेदार को दे दें कि भाई जाओ हर घर से 100 रुपए पकड़ के ले आओ। तो ये जो बुनियादी मसला पाकिस्तान में है वो 13,000 अरब के टैक्स का नहीं है। वो टैक्स का मसला ये है कि 13,000 अरब जो आप ले रहे हैं, जो आपने बजट का टारगेट रखा है, इस बजट के टारगेट में आपने उन तमाम लोगों को जो कि टैक्स दे, उनको आपने रेट 5%, कहीं 10%, कहीं 20% बढ़ा दिया। ठीक है, आपकी दो पार्टियां हैं, एक सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी है, एक दूसरी PMLN है, उनके 2 वोट बैंक है, एक ट्रेडर है और एक एग्रीकल्चरिस्ट है। आप मुझे बता दें, इस बजट में कोई दुकानदारों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? किसी ने पूछा कि ज्वेलर कितना टैक्स देते हैं, ये बाजारों में क्या हो रहा है, ये महंगाई क्या हो रही है, ये खुला दूध कितनी कीमत पे बिक रहा है? देखिए, हमने जो दूध था
जो पैकेट दूध था उसको हमने इस वक्त, कल मुझे मारिया मेमन वाले प्रोग्राम में मुझे मारिया ने बताया कि पाकिस्तान में जो दूध है इस वक्त वो दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव दूध है। ठीक है, तो वो तो आप दूध वाले को, पैकेट मिल्क वाले को तो आपने तबाह कर दिया, कोई बात नहीं। मगर आप मुझे बताएं कि जो दूध की बिलियन और बिलियंस की सेल चल रही है, इसमें से आपने 1 पैसे का टैक्स रिसीव किया? पाकिस्तान में हजारों बिलियंस रुपए का रोजाना हम गोश्त खाते, किसी ने, कभी कसाई ने 1 पैसे का टैक्स दिया? तो मुझे ये बताएं, ये कौन सा ड्रामेबाजी है? सब ये बेकार की बातें हैं। ये मैंने फिर दोबारा कहा, ये दुकान इस तरह नहीं चल सकती। अच्छा, लेकिन शहबाज साहब, इस पे एक और भी क्वेश्चन है। मुझे बताएं कि ये जो एक मिनी बजट का कॉन्सेप्ट है, अभी तो ये खैर बजट ही बड़ा खतरनाक पेश किया। आप बिल्कुल ठीक बात करें कि कहने को आप जितना मर्जी हदफ रख लें, लेकिन देखना ये होगा कि आप किससे वसूल कर रहे हैं, क्या उनकी कमर तो नहीं तोड़ है। मेरा टेस्ट बड़ा सिंपल है। वजीर खजाना साहब और वजीर आजम साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लोहारी गेट, वजीर खजाना की तो नहीं है, वजीर आजम की है। मरियम नवाज की कॉन्स्टिट्यूंसी है लोहारी गेट या लाहौर के और इलाके। एक दफा बगैर सिक्योरिटी के अगर अवाम नहीं मारे तो मेरा जिम्मा है। आपका मशवरा अच्छा है। आई होप कि ये नहीं, आपका मशवरा टेस्ट करता हूँ। चलिए इसको एक और टेस्ट देता हूँ कि अगर ये लोहारी में चले जाते हैं, ठीक है, और ये शहबाज शरीफ भी जाके खड़े हो जाएं और मैं खड़ा हो जाऊं जाके, तो आप ये देख लीजिएगा किसके साथ लोग ज्यादा खड़े होंगे। ये भी टेस्ट कर लें किसी दिन। तो ये जो आप बात करते हैं, ये किसी के सामने जवाबदेह थोड़ी है। ये किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है। इनका क्या ताल्लुक है अवाम के साथ? सही क्या ये इलेक्शन जीत कर आए? ठीक, तो फिर मैं कह रहा हूँ ना, एक दफा ये लोहारी में खड़े हो जाएं, नारकली में आ जाएं, लोहारी में आ जाएं, जाती उमरा में आ जाएं, सड़क पर आ जाएं, रैबिड में मेरे पसंद आ जाएं, ठोकर न्याज बेग में आ जाएं। ठोकर न्याज बेग पे एक कोने पे मैं स्टेज बना लेता हूँ, एक कोने पे शहबाज शरीफ साहब स्टेज बना लेते हैं। ठीक है, आप चेक कर लें किसके पास ज्यादा बंदे आएंगे। अगर ज्यादा बंदे मेरे पास नहीं आए, मैं पाकिस्तान में बात करना छोड़ दूंगा। सर, उनको कायल कौन करेगा? पहले प्रोटोकॉल हटाएं, आम बंदे के लिबास पहने, आम बंदे की तरह चलें। ये कायल तो करना है ना उनको। ये तो आप वो बात करें। मैं और आसान करता हूँ। चलो गिलास का कवर डाल देते हैं, गोली नहीं जाएगी, उसके अंदर आ जाए। चले मुझे बताएं हल क्या है पाकिस्तान को ठीक करने का? अब आ जाए ना, ये आपने सही बात की कि भाई पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि पाकिस्तान को सबसे पहले आप ये डिसाइड करें और ये ऐलान करें सारे मिलके कि पाकिस्तान की मईशत, हम इस वक्त शदीद मुश्किलात में हैं और हम इसको पास्ट में सही नहीं चला सके। अब हमें इसको सही करना है। पहले तो ये डिफीट जो है, डिफीट इसको एक्सेप्ट करें। जब आप डिफीट एक्सेप्ट नहीं करते और असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि बस जी सारे मसले हल हो गए, मैं पावर में आ गया, अगले साल तक इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, तो ये जो आपका माइंडसेट है ना, ये पूरी कौम को ही बेवकूफ़ बनाता है, आपको ही बेवकूफ़ बनाता है और सारी दुनिया को पागल बना देते हैं। और 70 साल से हम लोगों को पागल बना रहे हैं। तो पहले तो आप डिफीट ऑफ पाकिस्तान को एक्सेप्ट करें। मतलब एक्सेप्ट ये करें कि पाकिस्तान माशी तौर पर नाकाम रियासत है, जिसके अंदर 2.5 करोड़ बच्चा तालीम से महरूम है, जो दुनिया जी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप डिफीट को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप डिफीट के कॉजेज निकालना शुरू करें। तो इसका मतलब है ये भी एक्सेप्ट करें कि 74 साल तक हमने झक मारी इस सब्जेक्ट के ऊपर। एम आई राइट? सर, आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एक चीज, मेरे छोटा सा सवाल ले लें, ये करेगा कौन? ये किसे करना चाहिए, किसे पहल करनी चाहिए? ये फौज को, जनरल आसिफ मुनीर को और वजीर आजम को असेंबली में खड़े होकर कहना चाहिए और सबको साथ मिलाना चाहिए, तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड। इमरान खान को भी कहना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया शहबाज अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है और कीमती राय जो है वो हमारे साथ शेयर की। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक नई पार्टी के रहनुमा ने, जिस पार्टी का नाम है अवाम पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किया डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पाकिस्तानी सियासत के इस बाग में एक और फूल जो है वो उसका पौधा लगा दिया। अब देखना ये है कि वो फूल जो है वो खिलता भी है या नहीं खिलता, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि अक्सर फूल लगते तो हैं लेकिन फॉर टाइम बीइंग होते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो अवाम पाकिस्तान नाम है इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है? जी बहुत शुक्रिया जी, और थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग। जैसा कि आपने फरमाया, बिल्कुल ये आज हमने नई पार्टी अवाम पाकिस्तान की लॉन्चिंग की है पाकिस्तान में, इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक नई तरह की सियासत को मुतारफ़ करवाने की इस वक्त ज़रूरत है। इसलिए कि जो मरवजा पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिशियंस हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे हैव फेल्ड टू डिलीवर। तो बुनियादी हमारा नुक्ता ये है। अब जाहिर है कि उसकी बड़ी तफसील है और इस पर बड़ी सोच विचार हुई है कि किस तरह की पार्टी और किस तरह की पॉलिटिक्स। तो इस हवाले से मैं यहाँ से आपको शुरू करूँगा बताना कि सबसे पहले तो हम पॉलिटिक्स को रीडिफ़ाइन करना चाहते हैं। हमारे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स हैज़ बिकम इक्वल टू पावर, यानी सियासत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हर कीमत पे पावर हासिल करने का ज़रिया समझी जाने लगी है। ठीक है। तो हम पॉलिटिक्स को रीडिफ़ाइन करके उसे पब्लिक सर्विस के तौर पे प्रमोट करना चाहते हैं और उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये अवाम की नुमाइंदगी वाली जमात बना रहे हैं। फ़र्क है जी, इसीलिए इसका नाम अवाम पाकिस्तान रखा है, ताकि ये अवाम में इसकी जड़ें हों, अवाम इसको डिफ़ाइन करे और अवाम ही इसको आगे लेकर चले कि पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की सियासत जो है उसकी सूरत क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी और वो किन मसाइल को तरजीही बुनियादों पे। लेकिन मुझे बताएं कि क्या डिफरेंट चीज़ लेकर आएंगे आप, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में डॉक्टर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की सियासत में आप एक ताकतवर हल्के को जो है निकाल नहीं सकते, सियासत से आउट नहीं कर सकते। तो जब तक आपकी जमात उनके पैराओं पर पूरा नहीं उतरती, उनकी उम्मीदों पर, तो ये क्या आप निकल सकते हैं? कोई और रास्ता है कि वाक़तन अवाम के वोट काउंट करते हैं? मैं आपसे बुनियादी तौर पे डिसएग्री करता हूँ इस प्रेमिसेस के ऊपर कि आप कह रही हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान में उनके बगैर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती और उनको नहीं, पॉलिटिक्स हो सकती है लेकिन इक़्तिदार नहीं मिल सकता, उनके मफादात पे ज़द पहुँचाए बगैर। हाँ, तो मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा कि रियासत होती क्या है। रियासत में बसने वाले लोगों से बनती है और लोगों की जो ताकत है, हमें इंसान की तारीख़ ये बताती है कि जो लोगों की ताकत है उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता, बशर्ते कि वो एक मूवमेंट के तौर पे किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, वो अपना हक मांगे और उसके लिए जुड़ के काम करें। तो मेरा ये ख्याल है जी कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और पाकिस्तान में अगर ये पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने तरक्की के रास्ते पर अपना सफ़र शुरू करना है, पाकिस्तान जिन क्राइसिस के अंदर फंसा हुआ है उससे उसने निकलना है, तो पाकिस्तान की बुनियादी जो पॉलिटिक्स है और उसके जो प्रेमिसेस हैं और उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको ठीक करना होगा। बिल्कुल, आपको रिफॉर्म्स लेकर आनी पड़ेंगी पॉलिटिक्स के अंदर भी। पहुंच गया है, ये इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खैर बातें खान साहब भी करते थे जब तरीके इंसाफ आई थी, लेकिन फिर हमने इंसाफ नहीं देखा उनके दौर में। अभी आप लोग जो आए हैं, क्या आप लोग ये मुतालबा लेकर आएंगे कि जी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, चाहे वो खान साहब हैं उनको भी बाहर निकलना चाहिए, उनको भी सियासत का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिल रहा है? एब्सोल्युटली हमारा ये ख्याल है कि सियासी मुकदमात और सियासी बुनियादों पर लोगों को बंद करना ये उनकी हुकूक की पामाली है और जो भी पार्टी या जो भी लीडर अगर उससे कोई ऐसी गलती हुई है कि जो कानून की गिरफ्त में आती है तो यकीनन उसको
नहीं, आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि अगर खान साहब पे जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस हैं तो उसे ख़त्म करके लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका आगाज़ होगा ना पार्टी का। एब्सोल्युटली। आपको शायद ये बड़ी बात सुन के हैरानी हो रही हो, मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन करता हूँ और हमारी पार्टी इस बात पे यकीन करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए। और ये 47 वाला जो इलेक्शन है ये नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकता। पाकिस्तान की सियासत इसकी वजह से 1 फुट फॉरवर्ड और 3 फुट बैकवर्ड्स चली जाती है इस तरह के इक़दाम की वजह से। और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सियासतदानों को भी ज़िम्मेदाराना तरीके से काम करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है ये जाहिर है कि एक रिएक्शन है उन एक्शंस का जो कि किए गए, वो भी नहीं होने चाहिए थे, वो भी गलती थी और ये भी गलती है। ठीक है, यानी वो आप बात करें कि 2 wrongs don't make 1 right, बिल्कुल एब्सोल्युटली इट्स अ वेरी फाइन बात, बिल्कुल ठीक बात की आपने। मुझे ये बताएं कि ये जो फौरी इंतखाबात का मुतालबा है, क्या आप लोग भी करते हैं? क्योंकि खान साहब ने तो कल किया है ये मुतालबा कि फौरी इंतखाबात में जाएं, आपकी जमात का क्या नजरिया है? क्योंकि शायद खान अब्बासी ने भी तनकीद की है फॉर्म 47 की हुकूमत कह के। जी, बात ये है जी कि यकीनन इलेक्शन जो होते हैं वो एक फ्रेश मैंडेट के साथ लोग आते हैं, लेकिन अगर हमने इलेक्शन करवाना है जिस तरह का हमने अभी रिसेंटली इलेक्शन 8 फरवरी को देखा है, तो उस इलेक्शन से तो ज़्यादा नुकसान होगा मुल्क को, उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये तय कर लें कि आपने इलेक्शन करवाना है तो क्या फेयर इलेक्शन करवाना है और क्या सबको लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलेगी, या उसी तरह टिंकरिंग होगी और उसी तरह मुदाखलत होगी लोगों के मैंडेट में और लोगों के मैंडेट की बेइज्जती की जाएगी, इंसल्ट की जाएगी। अगर इस तरह का इलेक्शन करवाना है तो उस इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, आपका कीमती वक्त जो है वो निकाला। और ये एक नई पार्टी है नाज़रीन, लेकिन देखना ये होगा कि ये पार्टी पाकिस्तान की सियासत में कितना चेंज लेकर आ सकती है या आएगी, और क्या इसकी जो आइडियोलॉजी जो अभी तक हमने समझी है वो आवाम में मकबूलियत भी पकड़ेगी, क्योंकि अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। आवाम के अंदर अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। खैर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।